नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं बूढ़ा हुआ हूँ लेकिन आत्म स्वाभिमान जिंदा है मुझ में। मोहनलाल जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी भगवती जी सिलाइयाँ बुन रही थी। इतने में उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी ये कैसी किताबें पढ़ रहे हैं आप? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। ये देखिए मेरी कॉमिक्स। अच्छा दिखाओ तो पढ़कर देखें। अपनी किताब को एक तरफ रखते हुए मोहनलाल जी ने कहा तो बंटी ने उनके हाथ में कॉमिक बुक थमा दी। देखते ही मोहनलाल जी बोले, ये कैसी पुस्तकें पढ़ते हो तुम बंटी? कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ है। और ये लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी ये तो स्पाइडर मैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक्स तो हमारे जमाने में होती थी, चाचा चौधरी के किस्से, जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता एंटरटेनमेंट के बारे में? नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए बंटी अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक बुक लेकर बाहर भाग गया। मोहनलाल जी बड़ी हैरानी से बंटी की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के जमाने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। हमारे आदर्श और विचार इस तथाकथित मॉडर्न जमाने में अप्रासंगिक हो चुके हैं। भगवती जी जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हैं जी? हमारा जमाना लग चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करें उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक मोहनलाल जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा सुमित उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया। मोहनलाल जी जो बड़ी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर पर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो सुमित उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। मोहनलाल जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर सुमित ने जवाब दिया, पिताजी आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से मोहनलाल जी को लगने लगा कि इस नए जमाने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मोहनलाल जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। मोहनलाल जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नजर नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही मोहनलाल जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा बना दिया होता। ठीक है, यदि आपको ये चीजें पसंद नहीं हैं, तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ। मोहनलाल जी की नाराजगी को देखकर भगवती जी बोली और रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख बहू आकर तुरंत बोली, आप ये क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है। बहू, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए और इनके लिए टिफिन पैक करने दीजिए। आप ये सब काम बाद में कर लेना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की ये बातें बाहर बैठे मोहनलाल जी के दिल में तीर सी चुभी और भगवती जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई से बाहर आ गई। भगवती जी मोहनलाल जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो भगवती, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो मोहनलाल जी भी उत्साहित होकर
फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वे अपने साथ काम करने वालों को नौकर ना समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। मोहनलाल जी का घर दूसरी मंजिल पर था, तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वो थकावट कुछ भी नहीं थी। जब मोहनलाल जी फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि बेटा सुमित उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देखकर चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ? कहते हुए उसने हैरानी जताई तो मोहनलाल जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। मोहनलाल जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलकर सुमित ने नई मशीनें लगवा ली थी। इस बात का भी उन्हें इतना ताज्जुब नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहाँ पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? पिताजी, दरअसल बात ये है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवाकर नई मशीनें लगवाई हैं और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। मोहनलाल जी को ये सुनकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में सुमित ने टोक दिया, पिताजी, ये अकाउंटेंट की जगह है, वो अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। ये सुनकर मोहनलाल जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का सारा उत्साह औंधे मुंह जमीन पर गिरा। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वो जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट लगा दी। उस समय सुमित ये सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठिए, और यदि घर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर जड़वत रह गए। भगवती जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए सुमित अपने कमरे में चला गया। आंसुओं से भरी आंखें लिए दोनों मोहन जी और भगवती जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर भगवती जी ने मोहन जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज भगवती जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई हरी सब्जियां नहीं पड़ी थी, तो सोचा बाजार से कुछ हरी सब्जियां ले आएं। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण संभल ना सकी और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। करीब 1 घंटे तक भी जब भगवती जी घर वापस नहीं आई तो मोहनलाल जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर वाले शर्मा जी ने आकर जानकारी दी कि भगवती जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहनलाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन जानकी और बेटी प्रीति ने उन्हें संभाला, लेकिन भगवती जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वो पहले ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक भगवती जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन मोहनलाल जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों के बाद उनकी बेटी उनका हाल चाल जानने आ जाया करती थी, तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद
जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती। आज नाश्ते में फिर मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बनाकर देने वाली भगवती जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वो ब्रेड भी उन्होंने चुप करके खा लिए। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। मोहन ने दरवाजा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर सुमित और उसकी पत्नी हैरान हो गए। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए जानकी को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, आखिर उनका भी परिवार है। बहू कहने लगी तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी तो थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान मोहनलाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। जानकी जी अपने भाई को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों के समय का भी पूरा ध्यान रखती थी, और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो मोहनलाल जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वे अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगाकर रखेंगे। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं, और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बिठाकर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुमित भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो सुमित अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब, तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन आपकी बहू पर रोब जमा कर रखती हैं बुआ जी, और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ जाता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वो मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है, और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेवारियां भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप प्रीति को बुलाए रहते हैं घर पर। सुमित गुस्से में चिल्लाया। उसकी बातों ने मोहनलाल जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वे चाहकर भी इसके आगे कुछ ना बोल सके, लेकिन एक बात अब वो समझ गए थे कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से रहने नहीं देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी, और अपनी बहन को अपमानित होते वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित मोहनलाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। भगवती, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया था। वो रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं काटता था मुझे। उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारे बेटे बहू को। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए भर्राए गले से मोहनलाल जी बोले। बहन के जाने के बाद मोहनलाल जी के दिल में फिर से वही उदासी आ गई। वे अनमने से रहने लगे। जब तक उनकी बहन जानकी उनके घर पर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती थी, लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण मोहनलाल जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होने लगी तो मोहनलाल जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा।
बहू ने अनमने मन से बनाने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी मोहनलाल जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहू तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम नहीं खत्म होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूंगी। इतनी बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे मोहनलाल जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब ये खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज्यादा आसान था। ये तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे। अब घर में उनका सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था तो किसी और से क्या गिला करते। सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था भगवान से। ना जाने कितनी मन्नतें मानी थी। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था मैंने। देख रही हो भगवती, हमारे प्यार और त्याग की ये कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए मोहनलाल जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। ये सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताज़ी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र शिव कुमार से मुलाकात हुई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर मोहनलाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बातों ही बातों में मोहनलाल जी अपने घर की परेशानियों को भूल ही गए थे। लेकिन जब मित्र ने मोहनलाल जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो मोहनलाल जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर मोहनलाल जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी, कितने रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। शिव कुमार जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। मोहनलाल जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते हुए उन्होंने कहा, मोहनलाल, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके लौटे तो थोड़ी ही देर में उनकी बेटी प्रीति भी घर पर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, अच्छा किया जो आ गई। मोहनलाल जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई तो नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर प्रीति बोली, बाबूजी, आप ये ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी तो बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है और अब मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारा दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की तो अपने घर ही ले जाओ उन्हें। बहू की जली कटी बातें सुनकर मोहनलाल जी हैरान ही रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस बहुत हुआ। सहसा मोहनलाल जी के मुंह से ये 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरा है और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी बात काट सके। ये बातें चल ही रही थी कि सुमित घर पर आ गया
और बाबूजी को जोरदार आवाज में रौब से बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा। बाबूजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज सुनकर भी आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़ने वाले थे। उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, ये बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज प्रीति आई तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकलने को कह रही हो वह घर आज भी मेरे नाम पर है और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमाकर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूं। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्म स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और यदि किसी को मेरी मदद करनी हो तो वो फैक्ट्री आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का ये रूप देखकर अवाक रह गए। इतने रौब से तो बाबूजी ने आज तक कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी ही बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर नीचा किए सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और सुमित बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज मोहनलाल जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।